तो टॉपिक चल रहा बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ओवरऑल इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है और ओवरऑल देखा जाए इस सीरीज में तो 7वां लेक्चर है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डिटेल मेरे बारे में पॉज करके पढ़ सकते हो। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है कॉपी में फ्रॉम 1 to 20। ध्यान रहे 1 से लेकर 20 तक मार्क करना है। ओके, ठीक है। क्रेडिट सिस्टम पे ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। बोल रहा, with reference to the states mentioned above in term of percentage of forest cover to the total forest area of the state, which one of the following is the correct ascending order। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2019 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम पे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है। तो इसको करने का कोई तुक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अभी तो 2023 का लेटेस्ट वाला आ चुका है ना, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023-2024, राइट। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो ये 4 स्टेट है ना, तो अभी सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में है, मतलब दूसरा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर ऐसे उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, देन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है लास्ट नंबर पे है। ओके, तो इस चीज को, इस डेटा को आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, और डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, और वन हॉर्न डायनासोर्स इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तीनों में से कौन सा करेक्ट है? देखो पहला करेक्ट है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि नेपाल में भी मिलता है। और डबल हम्प्ड कैमल जो है केवल इंडिया में नहीं मिलता, बाकी स्टेट में भी मिलता है। मतलब दूसरा गलत, तीसरा गलत, पहला केवल सही। तो ओनली वन, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि डबल हम्प्ड कैमल जो है इज नेटिव टू स्टेपी रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। इन इंडिया इट इज फाउंड इन नुब्रा वैली इन लद्दाख। नुब्रा वैली कहाँ पे है? लद्दाख में है। और स्टेपी रीजन कहाँ में मिलता है? सेंट्रल एशिया में। 2-3 फैक्ट यहाँ से क्लियर हुए। वन हॉर्न डायनो की बात करें तो नेचुरली फाउंड इन द एरियाज ऑफ आसाम सच एज काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है? आसाम में। इंडिया एंड ऑल्सो इन चितवन नेशनल पार्क, जो कि है नेपाल में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखो ब्लू फाइन महासीर, अगर इसको आपने पहले ही देखा होता 2019 में, तो 2023 या 22 वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लेते, जिसमें बर्ड्स पूछा था लेकिन एक ऑप्शन में महासीर दे दिया था, राइट। चलो, तो बोला कि ब्लू फाइन महासीर कावेरी रिवर में मिलती है, इरावाडी डॉल्फिन चंबल में, और रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में। तो ये जस्ट उल्टा दिया है, ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न घाट में। और ये ब्लू फाइन महासीर कावेरी में मिलती है, लेकिन इरावाडी डॉल्फिन जो है इधर वेस्ट बंगाल की साइड में मिलती है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल। तो चंबल रिवर तो गलत हो गया। तो आई थिंक दूसरा गलत हुआ। तो दूसरे को कट अगर करें हम, तो माफ कीजिएगा कि रस्टी स्पॉटेड कैट जो है ईस्टर्न घाट में मिलती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा सही हुआ, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, इरावाडी डॉल्फिन इज नॉट फाउंड इन चंबल रिवर। इट इज यूजुअली फाउंड नियर सी कोस्ट एंड इन स्टोरीज एंड रिवर इन पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट एशिया। इट इज फाउंड इन चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला, वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट द वेस्ट इनटू 5 कैटेगरी। गलत, 6 कैटेगरी टोटल है। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाई अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन एंड ऑल इंडस्ट्री टाउनशिप ओनली। नहीं, गलत। The rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of site for landfill and waste processing facilities। ये बिल्कुल ठीक है। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा बोल रहा है कि इट इज मैंडेटरी द पार्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटर इन वन डिस्ट्रिक्ट कांट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, बहुत ही छोटा है ना। तो क्या है, पढ़ ही देते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया था। प्रोवाइड फॉर द एग्जैक्ट एंड इलोबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट फॉर लैंडफिल एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला कि द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में। अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही अब मैं ये पढ़ू ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, आपको तुरंत याद हो जाना 1986। अगर आता है वेरी गुड, अगर नहीं आता तो तुरंत ध्यान में हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार डेट भी पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट कब आया था, राइट। Empowers the government of India to, अब दो स्टेटमेंट है, दोनों पढ़ते हैं। स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। तो अनफॉर्चुनेटली है ना, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। अगला, ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी।
पहला स्टेटमेंट देखो, डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिलेटेड टू पब्लिक पार्टिसिपेशन, और दूसरा करेक्ट है क्यों, क्योंकि एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट the government of India is empowered to make rules in the laying down standard for emission or discharge of environmental pollutants from various sources. Next question. Consider the following statement. तीन स्टेटमेंट है ना. पहला बोला, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 द फॉरेस्ट डवेलर हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरिया. बैम्बूज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरिया. ओके, फॉरेस्ट एरिया बोल दिया, राइट. तो इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं. ठीक. अगला, एज पर दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. ये कब आया था? 2006 में. बम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है. शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू दी फॉरेस्ट ड्वेलर. ये भी बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये जो फॉरेस्ट एरिया बोला यहाँ पे गलत कर दिया. अगर ये नॉन फॉरेस्ट एरिया में बोला होता ना कि बम्बू को फिल कर सकते हैं फॉरेस्ट डेवलपर, तो बिल्कुल सही होता. लेकिन यहाँ फॉरेस्ट एरिया बोल दिया, दैट्स वाई पहला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही. तो आंसर हो गया ऑप्शन बी. देखते हैं एक्सप्लेनेशन. बोला, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट डेवलपर हैव द राइट टू फेल द बम्बू, जो कि एक माइनर प्रोड्यूस है, ग्रोन ऑन द नॉन फॉरेस्ट एरिया. देखा कि फॉरेस्ट एरिया नहीं, नॉन फॉरेस्ट एरिया पे अगर है तो फॉरेस्ट डेवलपर उसको फेल डाउन कर सकते हैं, काट सकते हैं मतलब. एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 allows ownership of minor forest produce to the forest developers and bamboo is a minor forest product. वही जो स्टेटमेंट में लिखा था, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फिर दो स्टेटमेंट. एज पर द लॉ द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल. ठीक है, मतलब जेनरिक स्टेटमेंट है और पॉजिटिव एस्पेक्ट है, दैट्स वाई करेक्ट हो गया. पीपल पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड 2016. देखो ये गलत है, क्यों, क्योंकि देयर इज नो प्रोविजन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. वहां पे भी अभी हमने पढ़ा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1996 में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसलिए दूसरा गलत, पहला सही. तो ऑप्शन हो गया ए. चलो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं. In India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following. तो देखो ये 2000 आई थिंक 16 में या 11 में हुआ था कि ई वेस्ट जो जनरेट होते हैं ना, तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया. मतलब कि जो उसको प्रोड्यूस करा वही उसको रिसाइकिल करेगा या फिर उसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई, राइट. तो द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 में आया था, उसमें ये प्रोविजन है. ठीक. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको ईपीआर भी बोलते हैं, वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011. ईपीआर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऑफ मैनेजिंग द प्रोडक्ट इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर आफ्टर द कंज्यूमर डिस्कार्ड्स देम. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा एक बार बताइए, ऊपर वाले में जो भी ई वेस्ट होता है ना, स्पेशली जो कंप्यूटर का ई वेस्ट होता है, मतलब अगर कंप्यूटर कोई खराब हो गया तो उसमें कौन कौन से है ना मेटल्स पाए जाते हैं, ये बताना है आपको. ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ इसी सीरीज में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं. क्या कैडमियम, लेड है ना, पीबी जिसको बोलेंगे, कैडमियम, लेड और बेरिलियम, क्या ये तीनों के तीनों मिलते हैं या फिर इसमें से कोई ऐसा है जो नहीं मिलता? बताओ कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है ना, इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगाज हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट. देखो बैगाज जो है एक ट्राइबल कम्युनिटीज है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है. ठीक है, तो उनको हैबिटेट राइट दिया गया, बिल्कुल सही है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड एंड डिक्लेयर हैबिटेट राइट फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही, तो ऑप्शन हो गया ए. अब बात आती है कि सर गलत क्यों है, तो उसको एक्सप्लेनेशन में देख के बताएंगे. The Paigas were discriminated against and often evicted from forest area by government agencies. They become India's first community to get habitat rights. This tribe is found in Madhya Pradesh or Chhattisgarh. Ministry of Tribal Affairs is implementing the scheme for development of PVT groups, है ना? Under this scheduled tribe and other traditional forest dwellers, recognition of forest right act 2006
The district level committee shall ensure that all particular vulnerable tribe PVTs group receive habitat rights in consultation with the concerned traditional institute of PVTs group, and their claim for habitat right are filed before the concerned ग्राम सभा. तो ग्राम सभा और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इन्वॉल्व रहती है, ना कि क्या क्या था, हाँ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, वाई इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूली फ्लोरा ऑफर मेंशन इन न्यूज. तो 2018 की बात है, क्या है, ऑब्वियस है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है. तो देखो ये इसलिए न्यूज में था उस टाइम पे, क्योंकि इससे जो है बाकी प्लांट्स को खतरा था, मतलब एक तरीके से इन्वेजिव स्पीसीज है, दैट्स वाई ये न्यूज में था. तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी. तो पी जूलीफ्लोरा जिसको बोलते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एन एक्सोटिक ट्री इज वन ऑफ द टॉप इन्वेजिव स्पीसीज इन इंडिया. A native of South and Central America, was introduced in India to meet the fuel wood requirement of the rural poor and restore degraded land. Next question. If you want to see घड़ियाल in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? है ना, 4 है ऑप्शन. तो अगर आप चंबल रिवर पे में जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको घड़ियाल. क्यों? क्योंकि घड़ियाल चंबल करके कोई तो एक स्कीम भी लॉन्च हुई थी, तो ये देख लेते हैं. उसका नाम था नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. क्या है? एक प्रोटेक्टेड एरिया है फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल क्रोकोडाइल्स लोकेटेड एट पालीघाट विलेज ऑफ सवाई माधोपुर, जो कि है एमपी में. ठीक, आगे. द कोर्स ऑफ द चंबल वाज शॉर्ट फॉरेस्ट और रिवाइंस और स्क्रब लैंड अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, हेंस वाइल्ड लाइफ फ्लरिश इन द रिवर एंड ऑन इट्स बैंक्स. घड़ियाल वेयर फाउंड इन abundance, but their number alarmingly reduces to 200 in 1975. In 1975, an area of land along the course of the river was declared a sanctuary. Next question. In which one of the following region of the India are you most likely to come across the Great Indian Hornbill in its natural habitat? है ना. तो अगर देखो इन चारों में से कि सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया या फिर हायर हिमालयन ऑफ जम्मू कश्मीर, साल्ट मार्चेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात या फिर वेस्टर्न घाट, तो करेक्ट आंसर है इंडियन हॉर्नबिल आपको मिलेगा कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में. एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, इसका इमेज भी आप देख लो. ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल सच देर आपके दिमाग में छपा रहे. ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, चलो ये रहा आपके सामने. ऑल्सो नोन एज दी कॉन्केव कास्क्यूड हॉर्नबिल, है ना. क्या क्या है? मेंबर ऑफ हॉर्नबिल फैमिली, ये दिख रहा होगा आपको. क्या है? स्पीसीज ऑफ हॉर्नबिल आपको दिख रहा होगा. कहाँ पे मिलता है? वेस्टर्न घाट में मिलता है. देखो कितना खूबसूरत है, राइट. तो ये इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल. आई होप कि आपको क्लियर हो. चलो आ जाते हैं वापस. कहाँ में मिलता है? वेस्टर्न घाट में मिलता है. फ्रूट ईटिंग but is an opportunist and preys on small mammals, reptiles and birds. A large majority of their population is found in India, with a significant proportion in the Western Ghat and the Nilgiris. The nesting ground of the bird in the Nilgiris northeastern range are also believed to support some of their highest densities. Next question. What is our unique about Khadai camel is a breed found in India? Khadai camel के बारे में बताओ. ये देखो 3 स्टेटमेंट. पहला, it is capable of swimming up to the 3 किलोमीटर in sea water. बिल्कुल ठीक है. It survive by grazing on mangrove. ये भी ठीक है. It lives in the wild and can't be domesticated. नहीं, domesticate करते हैं स्पेशली इधर गुजरात रन ऑफ कच्छ के साइड में. ठीक है. तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत, इसलिए ऑप्शन हो गया ए. देख लेते हैं कि खड़ाई कैमल आर नोन फॉर देयर मैनग्रोव डाइट एंड स्विमिंग फॉर लॉन्ग आवर्स. गुजरात इज द ओनली स्टेट इन इंडिया which is home to khadai camels. It grazes on mangrove trees and can swim up to 3 kilometers into the sea in search of their primary food, mangroves. These animals can be domesticated. They are a source of livelihood for a few nomadic tribes like Jats or Rabaris. Okay, next question. With reference to red centers, है ना, sometimes in the news consider the following statement. दो statement है. पहला, it is tree species found in part of South India. ठीक है. It is one of the most important trees in the ट्रॉपिकल लैंड फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया. तो देखो एक ट्रॉपिकल लैंड फॉरेस्ट बोला ना, तो ये गलत हो गया. पहला सही, दूसरा गलत, तो आंसर हो गया ए.
एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रेड सैंडल्स जो है एक नॉन फ्रेग्रेंट वैरायटी ऑफ सैंडलवुड है दैट मोस्टली ग्रो इन रॉकी हिली रीजन, मोस्टली ग्रो इन द deciduous forest deciduous forest of Andhra Pradesh and in some contiguous patches in Tamil Nadu और कर्नाटका. However, it is not found tropical rainforest of South India. इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत. और रेड सैंडल प्रोटेक्टेड स्पीसीज अंडर द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज, जिसको हम साइट्स भी बोलते हैं, ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फॉना. नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू दी डंगोंग, याद कीजिए इसको सी काउ भी बोलते हैं, हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे बेस्ड, राइट. तो डंगोंग अ मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो पहला है इट इज अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल्स, जो कि सही है. दूसरा, इट इज फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, तो इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में तो नहीं मिलता है ना, तो गलत हो गया. वैसे कॉमन सेंस से लगाओ, इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, हमारा इतना कोस्ट लाइन है ना फैला हुआ है कि हर जगह मिलना है ना पॉसिबल नहीं है. तीसरा, इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जो कि सही है. तो दूसरा गलत, पहला तीसरा सही, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए. ओके, जैसे कि आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में कि डंगोंग इज अ हर्बीवोरस मीडियम साइज मरीन ममल्स. एक बार इसका इमेज भी दिखा देता हूं मैं आपको. हाँ, सी काऊ और डंगोंग. डंगोंग देखो ये है, ठीक है, ये है डंगोंग. आई होप कि आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा इमेज. इसको बोलते हैं डंगोंग या फिर सी काऊ. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. द IUCN रेड लिस्ट आर दी, अच्छा ये यहाँ पे क्या है, ये है अभी 2015 का, तो बहुत टाइम बीत गया, तो IUCN देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है अभी तक चेंज हो चुका हो, राइट. तो इसलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. तो ये तो सबको ही मालूम होता है कि गंगेटिक डॉल्फिन हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है. ठीक, ओके. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडुअस फॉरेस्ट, है ना. एवरग्रीन मतलब कि जो साल भर हरे भरे रहते हैं. डिसीडुअस का मतलब कोई एक स्पेसिफिक सीजन में अपने पत्ते है ना गिरा देते हैं. मैनग्रोव तो आपको मालूम है. तो कोस्टल आंध्र प्रदेश है या साउथ वेस्ट बंगाल है या फिर साउदर्न सौराष्ट्र है या अंडमान एंड निकोबार है. तो देखो इसमें एक्चुअल में आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार. क्यों? क्योंकि अंडमान और निकोबार तीनों में है ना, पूरे अंडमान निकोबार में ये तीनों के तीनों टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैनग्रोव, एवरग्रीन और डिसीडुअस, है ना. एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मिडल अंडमान हार्बर्स मोस्टली मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट, है ना. और नॉर्थ अंडमान जो है करेक्टराइज्ड बाय द वेट एवरग्रीन टाइप with plenty of woody climbers. The North Nicobar Island, including Car Nicobar and Betimalu, are marked by the complete absence of evergreen forest. While such forests form the dominant vegetation in the central and southern island of the Nicobar group, grasslands occur only in the Nicobar, and while deciduous forests are common in the Andaman, they are almost absent in the Nicobar. समरी क्या हुआ कि अंडमान एंड निकोबार में तीनों टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. कौन कौन से? एवरग्रीन, डिसीडुअस और मैनग्रोव्स. नेक्स्ट, ये रहा कि अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ गंगाज रिवर डॉल्फिन, है ना. तो चारों में से कौन कौन से और बाकी दिक्कत है उनको पोचिंग के अलावा? पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बराज ऑन दी रिवर. बिल्कुल, क्योंकि वो बनने के बाद एक जगह से दूसरी जगह डॉल्फिन नहीं जा सकती, दैट्स वाई उनकी पॉपुलेशन घट रही है. कहोगे सर क्या लॉजिक हुआ? तो लॉजिक ये हुआ, देखो कि अगर डैम बन गया, उनका रिस्ट्रिक्ट हो गया, है ना, क्या उनका घूमना फिरना, मतलब अब घूमना फिरना कम हुआ, इस वजह से उनका जो ब्रीडिंग एक पूल रहता है ना वो घट गया, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन है ना अल्टीमेटली घटी. अगला, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन रिवर्स. देखो क्रोकोडाइल अगर फीड करते होते डॉल्फिन पे तो कह सकते थे कि हाँ सर अगर इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डॉल्फिन का घटेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए दूसरा नहीं हो सकता. तो एलिमिनेशन लगाते हैं, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, बच गया आंसर सी. ओके, बाकी भी देख लेते हैं कि गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चरल केमिकल इन क्रॉप फील्ड इन दी
विसिनिटी ऑफ द रिवर, ये भी ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा भी ठीक है, पहला भी ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। बेसिक चीज है तो इसलिए आप पढ़ सकते हो। अब ये थोड़े पुराने क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि कुछ फैक्ट्स भी मिलेगा तो हो सकता है कि आज के डेट में चेंज हो चुका हो, राइट। तो इसलिए आप एक बार अच्छे से देख लेना। अगला, इफ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम ऑफ बर्ड stalking alongside the cattle to seize the insect disturbed by their movement through grasses. Which one of the following is are such birds, है ना। तो इन तीनों में से कॉमन माइना जो है ऐसा है ना, कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, तो आंसर हो गया ओनली 2। आप समझ लेते हैं कैसा दिखता है कॉमन माइना, और बाकी आप देख लिए पेंटेड स्टॉर्क और ब्लैक नेट क्रेन है, दोनों दोनों क्या है, बर्ड है, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे कि अगर ये ऑप्शन में आ गया तो आप मार्क कर पाओ कि हाँ ये बर्ड हमने पढ़ा था, ठीक। कॉमन माइना को देख लेते हैं पहले। कॉमन माइना, ओके। देखो ऐसा कुछ दिखता है, क्या करता है कि जो आपने अगर देखा हो बचपन में, ठीक है, कि गाय भैंस होती है तो बैठ जाती है और इनके ऊपर वो बैठ कर जो इंसेक्ट होते हैं उनके बॉडीज में, तो उस पर फीड करती है, राइट। और वो बड़े ही शांति से, बड़े ही अच्छे से, चाव से बैठ के, है ना, इनको एक इंसेक्ट जो है फीड करवाती है, या फिर ये अपना आराम से इंसेक्ट को फीड करते हैं। ओके, इसको अभी सर्च कर लेते हैं अगर मिल जाए तो। फीडिंग ऑन इंसेक्ट प्रेजेंट ऑन काऊ बफेलो, है ना, या फिर ममल्स, कोई बात नहीं, केटल कर देते हैं। ये देखो इस तरीके से, ठीक। आई होप इमेज आपको बहुत ही अच्छे से देख रहा होगा, है ना, ऐसे। और भी दिखा देते हैं इमेज, दिखेगा अगर कोई बढ़िया तो। चलो, और कोई तो ढंग का दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से, है ना, इंसेक्ट जो है फीड करती है। ये देखो, है ना, ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फौना ऑफ द इंडिया, घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल्स और स्वैम्प डियर। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडेंजर। तो देखो सीएससी 2013 का बात है, तो अभी तक तो बहुत चेंज हो गया होगा, तो अभी का जो लेटेस्ट है वो मैं बता देता हूँ। घड़ियाल और लेदर बैक टर्टल दोनों के दोनों क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये अभी है इनका स्टेटस। और स्वैम्प डियर की बात करें तो ये वुलनरेबल है, ठीक, तो ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। और कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है। तो जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में 2 लाइन रहती है, आज के लिए है कि अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। मतलब कि अगर आपने परेशानी, दिक्कत नहीं झेली है जीवन में, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप में कैपेबिलिटी क्या है। तो इसीलिए अगर आपको पता करना है कि आप कितना, आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितने कैपेबल हो, तो जरूरी है कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आपको चैलेंजेस मिले, ना कि एकदम सिंपल सीधा सादा जीवन मिले, है कि नहीं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। टिल देन एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।